तो अब की बार किसकी बनेगी सरकार? क्या मोदी एक बार फिर से सत्ता में आने वाले हैं, या फिर कांग्रेस न्याय के द्वार के जरिए कोई कमाल करने वाली है, या फिर मोदी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार करने वाली है? हर सवाल का जवाब 4 जून को साफ होगा, जो नतीजों का दिन है। और उससे पहले 7 चरण में मतदान, जिसका शेड्यूल आज पूरा चुनाव आयोग की तरफ से देश के सामने रख दिया गया है। और ऐसे में देश के 20 बड़े शहर और उन बड़े शहरों में मतदान का दिन क्या है, तारीख क्या रहने वाली है, जानने के लिए सीधे डेटा सेंटर लेकर चलते हैं शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, 20 बड़े शहर हैं और बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इनकी जानकारी अपने दर्शकों को देना जरूरी है कि कौन से वो 20 शहर हैं जहां पर मतदान होना है और कब होना है, यानी कि चुनाव की तारीखें क्या है। तो ये देखिए, दिल्ली 25 मई को यहां पर मतदान होगा। इसके साथ ही मुंबई, जहां 20 मई को मतदान होना है। कोलकाता में 1 जून की तारीख है। लखनऊ में 20 मई को वोटिंग होगी। फिर आता है पटना में 1 जून को वोटिंग होनी है। भोपाल में 7 मई को मतदान होंगे। जयपुर शहर में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। इसी के साथ यहां पर वाराणसी, जहां पर 1 जून को वोट डाले जाने हैं। फिर अगला जो शहर है, अगला जो महत्वपूर्ण शहर है वो है भोपाल, 7 मई को यहां पर। प्रयागराज में 25 मई को वोटिंग होनी है। फिर चंडीगढ़ में 1 जून, बेंगलुरु में 26 अप्रैल की तारीख है। हैदराबाद में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। अहमदाबाद में यहां 7 मई की तारीख जब वोटिंग होगी। इसके बाद पुणे आता है, 13 मई को पुणे में भी मतदान होना है। और फिर उसके बाद आप देखिए, हैदराबाद, बेंगलुरु, यहां पर 26 अप्रैल बेंगलुरु में, और इसके साथ हैदराबाद में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। नागपुर की जो तारीख है, वोटिंग डे जो है वो 19 अप्रैल है। फिर कानपुर में 13 मई को मतदान होना है। फिर रांची की बात करें तो 25 मई को यहां पर वोटिंग होनी है। और अमृतसर में 1 जून को मतदान होगा। चेन्नई की तारीख 19 अप्रैल है और कोच्चि में 26 अप्रैल को मतदान होना है। तो ये पूरे 20 बड़े शहर हैं देश भर के, जहां की चुनाव की तारीख क्या है, मतदान की डेट क्या है, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रुमाना। बिल्कुल, और इस बार देखिए, लोकतंत्र का ये जो पर्व है इसका आकार और बड़ा होता हुआ, क्योंकि इस बार जो वोटर हैं उनकी संख्या 97 करोड़ के करीब पहुंचती हुई, जिसमें 49.7 करोड़ पुरुष वोटर और 47.1 करोड़ महिला वोटर बताए गए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी अब इस वक्त मौजूद हैं। जरा उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। 7 फेजेस में वोटिंग, 4 जून को नतीजे। दिबांग, बहुत अच्छी बात है कि इतने फेजेस में हो रहा है, ठीक से चुनाव हो। विपक्ष ज़रूर ये कह रहा होगा कि ये क्यों इतने ज़्यादा करवाए गए, लेकिन बड़ी बात यह है कि सबको बराबर का मौका मिलेगा। ज़्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण ये है, जिस पर चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए, कि इन चुनावों में बहुत बेतहाशा पैसा खर्च होता है। 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए 2019 के चुनाव में। और जो हम अभी ये सुप्रीम कोर्ट की वजह से जो हम खुलासे देख रहे हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है, उसमें उसका 5वां हिस्सा ही सामने आ रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। उस पर पता करना चाहिए कि बाकी पैसा कहाँ से आता है, कैसे चुनाव में जो हो रहा खर्चा है उसको कम किया जाए। पहले ये शुरुआत की गई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को टेलीविज़न पर, रेडियो पर टाइम मिलता था, क्या उसको बढ़ाने से इसको कम किया जाता है? वो एक गंभीर विषय है, क्योंकि अगर इसी तरह से जो सेठ लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके हाथ में ये चुनाव रहा तो आगे ये निष्पक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या ये विपक्ष को भी उतनी मदद देगा? दूसरा, ये जो ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रांसपेरेंसी नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए, बराबर का मौका सबको मिलना चाहिए। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला रहा, उसमें हमने देखा कि बराबर का मुद्दा, बराबर का हक विपक्ष को नहीं मिलता। सत्ता पक्ष के पास सारी जानकारियां हैं, विपक्ष के पास वो नहीं रहती। उसको बदलाव किया गया, वो एक अच्छी बात है। पर बड़ी चुनौती यही है कि कैसे हम अपने चुनाव को पैसे की गिरफ्त से बचाएं, पैसे की गिरफ्त को कम करें। बिल्कुल, धनबल, बाहुबल, गलत सूचना और साथ ही जो आचार संहिता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका वायलेशन, ये 4 चुनौतियां खुद चुनाव आयोग की तरफ से आज अपने लिए रेखांकित की गई और कैसे इनसे पार पाना है, इसका भी एक ब्यौरा चुनाव आयोग की तरफ से रखा गया देश के सामने। आशीष का एक रिएक्शन लेते हैं। आशीष, देखिए, जैसे कि अभी बातचीत हो रही थी कि चुनाव लंबी हो, पॉलिटिकल डिबेट होती रहेगी, कई सारे मुद्दे जनता के बीच जो है वो उभर के आएगी, ये एक बात है। दूसरा, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात हो रही है, तो फ्री तो है ही इलेक्शन, फेयर में कई सारे डिबेट है, और उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ईच पार्टी, जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक पिछले कुछ समय से होता आ रहा है, वो जो छोटी छोटी या इंडिपेंडेंट पार्टी है उनका वजूद धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जो कई बार हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो जो फेयर अपॉर्चुनिटीज़ है वो उस तरीके के चीज़ों में कम हो जाते हैं।
ठीक इसी तरीके से जब फेजेस लंबे होते हैं तो रिसोर्सेज के अभाव में भी जो बहुत सारी छोटी पार्टियां, हालांकि वो राज्यों तक सीमित रहती है कई सारी पार्टियां, लेकिन कुछ कुछ पार्टियां जो है जो एक से ज़्यादा राज्यों में रहती है, तो उनके पास रिसोर्सेज के अभाव में भी आप देखेंगे कि उनकी दिक्कतें आती है। बड़ी पार्टियों को हमेशा लंबा और रिसोर्सेज का फ़ायदा भी मिलता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या रीजनल पार्टी जो कुछ कुछ टीएमसी वगैरह भी देखेंगे आप कि दूसरे नंबर पे तो टीएमसी का इलेक्टोरल फंड के नाम पे आ रहा है। तो जो मजबूत पार्टियां हैं वजूद उनका अभी भी मजबूत है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी कमजोर हो रहे हैं जी, वो किनारे पे जाते जा रहे हैं। ठीक है, आइए अब जरा राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अभय दुबे जी, प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अभय दुबे जी से जानते हैं, आपको ऐसा नहीं लग रहा है अभय जी कि आज जब तारीखों का ऐलान भी अब हो गया है तो बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस या फिर एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन तैयारियों के मामले में थोड़ा पीछे नजर आ रहा है? देखिए, तैयारियां जो भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है भारत के संसाधनों की लूट के आधार पर दिखाई दे रही है आपको। जो व्यापकता इनकी है, रैलियों में करोड़ों रुपए खर्च करना, विज्ञापनों पर खर्च करना, बहुत चार प्रमाण छोटे से रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे, वही हम पर आरोप लगा रहे जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल गया, जो सेना के दलाली के मामले पर टेलीविजन पर देखा लोगों ने, बंगारू लक्ष्मण को जेल हुई और हम पर उंगली उठा रहे हैं। सेंटिगो मार्टिन चेन्नई का लॉटरी किंग है, जिसका 1368 करोड़ रुपए जिसकी कंपनी ने बॉन्ड परचेस किए। 2 अप्रैल 22 को 410 करोड़ रुपए ईडी संपत्ति जब्त करती है। 7 अप्रैल 2022 को वो बॉन्ड परचेस करता है। केवेंटर पार नंदलाल लिमिटेड, एमकेजे, ये एक ही पते पर रजिस्टर्ड कंपनियां हैं। ये मेट्रो डेयरी में 47% का शेयर लेती, ईडी सर्च प्रारंभ करती है और 573 करोड़ रुपए के बॉन्ड वो खरीदती है। एक क्विक सप्लाई है, आप उसका देखिए कि जो उसकी शेयर पूंजी है वो 130 करोड़ रुपए और चंदा कितना, 410 करोड़ रुपए। आप इमेजिन कर सकते हैं, जिस मेगा इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, खुद कैग ने कहा कि 5188 करोड़ रुपए का अधिक भुगतान इसको किया गया। उसके यहां उसने बॉन्ड खरीदे और 14,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिला। तो ये जो पूरा स्कैम है, इसमें तो अभी 3,346 बॉन्ड की जानकारी एसबीआई ने दी नहीं, जो 2,500 करोड़ रुपए की है। ये पैसे किसके हैं, किस राजनीतिक दल को दिए गए हैं? तो ये जो सारा दिखाई दे रहा है आपको भारतीय जनता पार्टी का महिमा मंडल, क्या देश की जनता ये नहीं देख रही? कांग्रेस पार्टी अपने न्याय के भरोसे है। युवाओं की पहली नौकरी पक्की, जो 21.5 करोड़ युवा वोटर्स हैं, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने कहा है कि अप्रेंटिसशिप स्कीम लाएंगे, 1 लाख रुपए तक और पहली नौकरी को हम पक्की का वादा कर रहे हैं। गरीब महिलाओं के लिए न्यारी न्याय में 1 लाख रुपया प्रत्येक परिवार की महिला को हम सालाना न्यारी न्याय के नाम पर देंगे। किसानों के समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून हम बनाएंगे। पहली कैबिनेट की मीटिंग में हम उसको सुनिश्चित कर देंगे। तो किसान हो, आदिवासी हो, महिला हो, श्रमिक हो, मैं जवाब सबके जो न्याय। प्रेम शुक्ला जी आइए, वो दोबारा से इलेक्टोरल बॉन्ड वाले स्कैम को यहाँ पर दर्शकों के सामने रख रहे हैं अभय दुबे जी, और साथ ही साथ कांग्रेस की न्याय की गारंटी वो गिना रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के संदर्भ में उन्होंने बात की। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर आरोप लगा, भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल उनको पदमुक्त कर दिया, लेकिन श्रीमती 420 के विरुद्ध ये त्याग पत्र मांगने की हिम्मत भी जो है दुबे जी क्या कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं कर सकता। राहुल गांधी के खिलाफ त्याग पत्र जिस पर 420 का मामला है, बताइए, ये पीछे बोल रहे हैं। अभय जी, आपने बिना किसी रोक टोक के अपनी बात रखी है ना प्रेम शुक्ला जी, सुन लीजिए, उसके बाद अभय जी आप प्लीज आ जाइएगा, मैं मौका दे दूंगी, पहले सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी उन्हीं से कह रही थी मैं कि वो रुक जाएं और आप अपनी 420 की केस में बेल पर हैं। श्रीमती सोनिया गांधी 420 की केस में बेल पर हैं। हवाला का मामला सामने दिखाई देता है। और जिन लोगों ने संसद में अपनी सरकार बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों को खरीदा और खरीदारी का अमाउंट उनके बैंक में डाला, और उस खरीदारी के बाद शिबू सोरेन के पीए ने रिश्वत में हिस्सा मांगा, तो उस पीए की हत्या कर दी गई। उस हत्या में वो कन्विक्ट हुआ। कन्विक्शन के बाद श्रीमती सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को दबाव बनाकर हत्या के कन्विक्ट को, रिश्वतखोरी का कन्विक्ट, हत्या का कन्विक्ट, उस कन्विक्ट को सरकार में शामिल किया, मंत्री बनाया। इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती थी जनाब? संसद में सरकार बचाने के लिए जिस तरह से नोट उछाले गए, उससे अधिक शर्मनाक क्या हो सकता था? जिसने जो है संसद में नोट बंटवाए उस पर कार्रवाई नहीं हुई,
जिसने पोल खोला ठीक है। उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई, ठीक है। और एक पत्रकार महोदय किस तरह से खरीदे गए, ठीक ये है। अभी पूरी देश ने जो है आपकी इस जो है नंगेपन को लोगों ने देखा हुआ चलिए, ठीक है। ये भी, और 1 रुपए 100 रुपए अगर 1100 रुपए का जो है अगर चंदा आता था तो 100 रुपए कांग्रेसी जो है जमा करते थे, 1000 कांग्रेसी खा जाते थे। कांग्रेसियों का ये जो अवसर है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के कारण चला गया है, चलिए तो सर, कांग्रेसी तो ठीक है। कपाल अब आप धुलेंगे दोनों का मित्र। हिसाब बराबर हो गया ना। आपने जिस तरह से अब मैं बस नेशनल इतनी हेराल्ड गुजारिश आप की दोनों से संपत्ति करूंगी का कि कब्जा अगर किया, पुराने पन्ने पलटेंगे ना तो फिर बात पीछे की तरफ जाएगी, और यहाँ हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं 24 चुनाव की। ऐसे में अभय जी आप ही के पास आ रही हूँ, बस इतना सा मेरा सवाल सुन लीजिए सर कि बीजेपी हुंकार ये भर रही है कि अब की बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार, और अगर आपको लगता है कि आप लोग रोक पाएंगे बीजेपी और एनडीए को इस करिश्मे से, तो मुझे सिर्फ वो वजह बता दीजिए, वो नैरेटिव बता दीजिए जिसके बूते आपको लगता है कि कांग्रेस हैट्रिक लगाने से रोक लेगी मोदी सरकार को। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, किसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत को हासिल नहीं करने वाली मोदी जी की। एक झूठा नैरेटिव देश में गढ़ा गया है इनके द्वारा। अगर ऐसा नहीं होता तो बताइए, जिसको रद्दी माल बता रहे थे उसको क्यों शामिल करते हैं नीतीश बाबू को? जो चवन्नी छाप कह रहा था कि मैं चवन्नी छाप नहीं हूं, उसको ले लिया आपने। जो अभी शराब घोटाले का आरोप जिस पर एफआईआर दर्ज हुई, जो 50 दिन जेल से में था, चंद्रा बाबू नायडू, उनको ले लिया। यहाँ पर एक चाचा के कंधे पर बंदूक रख के चिराग बुझाने की कोशिश की, वो चिराग पासवान को क्यों? तो ये जो गठबंधन कर रहे हैं इससे दर्शा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अनरेस्ट है, ये सत्ता के करीब बिल्कुल नहीं पहुंचने वाले। दूसरी बड़ी बात, ये जिस बात की कह रहे थे वो जवाब देना जरूरी है। 2016 से ट्रायल कोर्ट का जज कह रहा है नेशनल हेराल्ड के केस में, जिसमें फंसाया गलत तरीके से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को, वो कह रहा है कि साहब हाईकोर्ट से स्टे क्यों ले लिया इतने साल तक आपने? मुकदमा ही नहीं चल रहा है। वो देश को यह जानना चाहिए। एक प्रतिपक्षी दल का नेता नहीं जिसको झूठे तरीके से मोदी जी ने नहीं फंसाया हो। हर व्यक्ति पर मुकदमे लगाकर कोशिश कर रहे हैं। ये डेस्पिरेशन दिखा रहा है कि सत्ता इनके हाथों से जाने वाली ठीक है सर। 12 करोड़ लोगों ठीक के है। रोजगार छीन मेरे लिए, सवाल- 84% की मेरे आमदनी सवाल कम को कर सुन दी, लीजिए ताकि 27 आगे रुपए आप किसानों लोगों को की जवाब आमदनी, देने में और आसानी इनका है। धन्ना आपने सेठ। जो बीजेपी को लेकर सवाल पूछा है इस पर आगे जवाब लेंगे प्रेम शुक्ला से कि आखिरकार ये जो गठबंधन से कुनबा बढ़ाता हुआ एनडीए नजर आ रहा है, इससे क्या बीजेपी की नर्वसनेस दिख रही है? और साथ ही अभय जी आप भी बता दीजिएगा, इंडिया ने भी तो गठबंधन करके अपना एक मूर्त रूप बनाया ना, और वहां तो अजीब ही खेल चल रहा है। मतलब कहीं पर साथ है और कहीं पर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं साथ है। तो सर आपका जो इंडिया वाला गठबंधन है उसे किस रूप में देखा और समझा जाए? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।